दोस्तों आज के वीडियो में जिक्र करेंगे 6 जनवरी 2022 प्रीवियस ईयर। और ये प्रीवियस ईयर जो है बाल विकास का होगा, जिसको हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट कहें या चाइल्ड साइकोलॉजी कहें, इसी टॉपिक से होगा। और इसमें जो है 30 बाय 30 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण है। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। और जैसा कि पता है कि ये CTET 2021-22 प्रीवियस ईयर का हम प्ले लिस्ट बनाकर आप लोग को दिए हैं और 3 टॉपिक आपके लिए आसान कर देते हैं, CDP हो, EVS हो और हिंदी पेडागोजी। जो अब तक नहीं देखे हैं आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ आपको मिलेगा CTET 2021-22 प्रीवियस ईयर प्ले लिस्ट। उस प्ले लिस्ट को खोलिएगा तो आपको कम से कम 20-22 वीडियो जरूर दिखेगा, तो उसको देखिएगा। और उन्हीं आपके प्ले लिस्ट से सारा प्रश्न रिपीटेड होगा। आने वाला दिसंबर में जो CTET होने वाली है तो उसमें रिपीटेड होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बाल विकास 7 जनवरी 2022 को पूछे गए प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, बच्चों के विकास का क्रम। बच्चों के विकास का क्रम अमूर्त से मूर्त की तरह होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। इसका हम थ्योरी भी बताएंगे। पहले इसका आंसर जान लेते हैं कि बच्चों का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद उसके सामान्य अंगों का धीरे धीरे विकास होता है। जैसे बात करें कि सिर उसका क्या है, सामान्य अंग है। तो सिर को वो उठाना बैठाना, सिर के अंदर में जो बॉडी पार्ट्स है उसका विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे उसका विशिष्ट अंग होगा, सिर के अंदर जो विशिष्ट अंग होगा, आँख है, कान है, जीभ है, तो ये सभी चीज़ धीरे धीरे उसका विकसित होता है। जीभ विकसित होता है तब वो स्वाद का पता चलता है उसको, और फिर जाके आपका कान एक्टिव होता है तभी वो सुन पाता है, और आँख एक्टिव होता है तभी वो चीज़ों को देख सकता है। मतलब कुल मिलाकर बच्चों का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और अमूर्त से मूर्त की तरह नहीं। पैर से सिर की ओर होता है का मतलब ये सिर पदाभिमुख सिद्धांत कहते हैं इसको। सिर पदाभिमुख बच्चों का विकास पहले सिर की ओर होता है, सिर से होता है तब पैर की ओर होता है। मतलब देखिएगा बच्चे का जब विकास होता है तो पहले सिर को वो उठाता बैठाता है, फिर जाके कमर पर बैठता है, कमर का विकास हो जाता है तब वो बैठता है, घुड़कता है, तब धीरे धीरे घुटने का विकास होता है तब वो घुड़कता है, तब जाके धीरे धीरे पैर का विकास होता है जिसके वजह से वो चलता है। तो बच्चों का विकास कहाँ से हो रहा है, सिर से पैर की ओर, ना कि पैरों से सिर की ओर। हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है, नहीं, ये केंद्र से हाथ पैर की ओर या केंद्र से बाहर की ओर होता है विकास। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो पसंद भी आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहिए। दूसरा प्रश्न है कथन ए। 1 मिनट। ये कथन और कारण वाला सिर दर्द जो आप समझते हैं ना, ये बहुत आसान होता है। एकदम इसको सिर दर्द नहीं लीजिएगा, आप ये समझिएगा। कई वीडियोज़ में हम बताए भी हैं, प्रीवियस ईयर वाला जो वीडियो बनाए तो कई वीडियो में बताएं कि एकदम इसको हल्के में लेना है कि हम लोग 2 दोस्त हैं और बातचीत कर रहे हैं और यही बात, एक बात हम बोल रहे हैं और दूसरी बात हमारे दोस्त बोल रहे हैं, तो कहाँ से मैचिंग हो रहा है, दोनों उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं क्या। तो एकदम इसी वे में सोचिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा आपको तो कॉन्सेप्ट पता भी होना चाहिए भाई CDP का, तब तो आप दोनों चर्चा कर सकिएगा। तो कथन ये क्या कर रहा है, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। अब सोचिए कि जो अमीर का बच्चा है और जो गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा अपना दिन अलग हिसाब से बिताता है और गरीब का बच्चा अपना अलग हिसाब से बिताता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अमीर घर के बच्चे क्या है, अपने घर में है, घर में पैक रहता है, उसको पर्यावरण से ज़्यादा मतलब नहीं है, जहाँ तहाँ खेलता है। गांव के बच्चे, उसका विकास उसके हिसाब से होता है, उसका शहर के बच्चे उसके हिसाब से होता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई जो उच्च आय वाले परिवार हैं उसका रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा अलग होता है। गरीब बच्चों का खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, साफ सफाई अलग होता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है ये कथन। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है।
देखिए कह रहा है कि बचपन का कोई संकल्पना हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई सिद्धांत हो जो कि सबकी बात मिले और सब बच्चे पर लागू हो। क्या सार्वभौमिक है? जैसे सार्वभौमिक चीज़ जिसको यूनिवर्सल कहते हैं हम लोग, सूर्य पूर्व में उगता है, ये यूनिवर्सल है, सब पर लागू होता है, सब जगह लागू होता है। तो उसी तरह बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, यानी यूनिवर्सल नहीं है। सही बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि तथा बचपन में बहुत विविधता होती है। विविधता होती है, गरीब बच्चे अलग उसका एक्टिविटी होता है, अमीर बच्चे का अलग एक्टिविटी होता है, गरीब बच्चे का खान पान रहन सहन अलग होता है और उसका। तो ये भी क्या कह रहा है कि संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, तो ये भी सही है और विविधता है, वैरायटी है। तो ये क्या कर रहा है कि ये दोनों बात क्या कॉमन है, मिल रहा है, पुष्टि हो रहा है। पहले तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और दो ऑप्शन में मिलेगा ए और आर दोनों सही है। लेकिन क्या दोनों बात मिलता जुलता है, एक ही टॉपिक से है, एक ही सेंस कह रहा है? बिल्कुल कह रहा है कि ये बात इसकी पुष्टि करता है। बच्चे अलग क्यों बिताएंगे? इसलिए कि बच्चे की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है। एक जैसा बच्चा रहता तो गरीब रहे अमीर रहे दोनों मिलाता, तो बच्चे में क्या है, विविधता पाई जाती है। विविधता होने के वजह से ही क्या है, दोनों गरीब और अमीर बच्चे अलग अलग समय बिताते हैं, अलग अलग तरीके से जीते हैं। तो क्या है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करते हुए एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? देखिएगा, छोटा बच्चा है, वो दो उंगलियों से कोई चीज़ को नहीं उठा पाएगा क्योंकि वो धीरे धीरे उसका विकास नहीं हो पाया। धीरे धीरे विकास होता है तभी कर पाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि बड़ा बॉल तो उठा लेगा लेकिन छोटे मटर को नहीं उठा पाएगा। किससे उठाएगा? बाद में वो जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसका विकास हो जाएगा, तो चिमटा से भी मटर को उठा लेगा। शीर्षगामी समीप दूराभिमुखी है। ये क्या है? समीप दूराभिमुखी, यानी पहले क्या है कि समीप मतलब नज़दीक, तब दूर। पहले निकट का विकास होता है तब दूर का विकास होता है। निकट क्या है कि पहले बड़ा उसके लिए निकट है और छोटा उसके लिए बहुत दूर है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न कथन और कारण से फिर से दे दिया है। हमको तो बहुत मज़ा आता है और जो वीडियो लगातार देखिएगा ना तो ये टॉपिक ऐसे भी बहुत मज़ेदार लगता है कि कथन कारण कुछ है नहीं, लेकिन मुफ्त में जरा सा लॉजिक लगाइएगा, मुफ्त में आपका प्रश्न सही आंसर जो है सही हो जाता है। तो चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और नीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। कितना बेवकूफ़ वाला बात कर रहा है। सिर्फ अभिभावक से ही सीखेगा कोई जानकारी कौशल? हम लोग कहाँ चले गए, शिक्षक लोग कहाँ चले गए? तो यानी सिर्फ अभिभावक से नहीं सीखता। एक क्या है? ऑप्शन गलत। ऑप्शन यानी कथन एक क्या हो गया? गलत। बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। बच्चों का विकास बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया नहीं है। ये क्या है? ये उलझा हुआ रहता है। सरल और रैखिक प्रक्रिया में इसका विकास नहीं होता है, तो ये भी गलत। अब तो आसान हो गया, यदि दोनों सही होता है तब आप फंसते हैं, लेकिन दोनों गलत हो जाए तो स्पष्ट है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावटी पर निर्भर करते हैं? देखिए, सबसे पहले पियाजे ने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और उसने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 भागों में बांटा। संवेदी चालक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रियजनित गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बात कर रहा है यहाँ क्या कि संवेदी प्रेरक अवस्था का जो उम्र होता है, ये जरूर याद रखिएगा, मैचिंग वाला भी दे देता है, जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं 11 से 14 या 15 वर्ष तक। तो ये क्या कह रहा है कि इस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों की दिखावटी पर निर्भर करते, यानी स्थायित्व हो जाता है।
कोई वस्तु उसके सामने रहेगा तो वस्तु उसको दिखेगा, वस्तु के बारे में समझेगा, लेकिन वस्तु नहीं रहेगा तो क्या होगा कि वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, यानी अपना मेंटल ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। तो इसको कहते हैं संक्रियात्मक अवस्था से पहले की अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था की पहले की अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु के बारे में वो ज़्यादा लॉजिक तर्क चिंतन नहीं कर पाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को, देखिए यही वाला टॉपिक आ गया, प्याजे वाला सही। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कि मूर्त संसाधनों व बहुत से दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जो बच्चा कुछ संक्रिया नहीं कर पाता है, जो बच्चे कुछ तर्क और लॉजिक चिंतन नहीं कर पाता है, उसके लिए वस्तु ही एकमात्र होता है कि बच्चे को दिखाने वाला और सुनने वाला सामग्री का हम प्रयोग करेंगे तो बच्चे क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है। पाड़ जो है, देखिए ये वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत से है। पाड़ बहुत 2019 से ये पाड़ वाला घूम रहा है, 2019 से, और इस बार तो लगभग हर सेट में, जो इस बार ऑनलाइन हुआ था, हर सेट में जो है पाड़ घुमाया है। तो पाड़ क्या है, इसको हम थोड़ा सा अलग टॉपिक से बताते हैं। देखिए पाड़ जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग, अब बहुत लोग समझ गए होंगे, या जैसे ही सुने स्कैफोल्डिंग, और इस स्कैफोल्डिंग का अर्थ ही होता है सहारा देना। स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या होता है, सहारा देना। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है, तो सहारा देना। तो सहारा कैसे देना, बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं, गार्जियन क्या करते हैं, अभिभावक क्या करते हैं, या बड़े भैया बहन क्या करते हैं कि उसके पीछे से पकड़ते हैं चलाते हैं, पकड़ते हैं चलाते हैं, छोड़ते हैं पकड़ते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे बच्चा क्या कर रहा है, सीख जाता है। तो उसको क्या मिल रहा है, सहारा मिल रहा है। चला पीछे वाला नहीं रहा है, चला वही रहा है, लेकिन पीछे वाला क्या कर रहा है, उसको संभाल रहा है, चला रहा है। तो सवालों के जवाब बताना, सवालों के जवाब बता देंगे तो पाड़ नहीं होगा। संकेत व इशारे देना, जब हम संकेत और इशारे देंगे कि भाई आप ऐसे करो वैसे करो, मान लिया जाए कि आप कोई मैथ बना रहे हैं और कहीं फंस रहे हैं, तो कोई आपको जरा सा इशारा हिंट्स देता है, तो आप उसको बना लेते हैं, तो यही प्रक्रिया कहलाती है पाड़। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि, लेव वाइगोत्स्की क्या मानता है, सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। देखिए वाइगोत्स्की क्या मानता है, चूँकि ये सिद्धांत जो दिया है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, इसके तथ्य क्या है कि समाज में जैसा संसाधन बच्चों के लिए उपलब्ध होगा, बच्चे वैसे ही सीखेंगे, चाहे भाषा हो या फिर अधिगम हो, किसी भी चीज़ का अधिगम समाज के आधार पर करेगा। तो कह रहा है कि वाइगोत्स्की क्या मानता है, सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण, बिल्कुल नहीं। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है, इनाम की कोई बात नहीं है। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से नहीं, ये भी नहीं। उसका मानना क्या है, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे, देखिए ये समाज का बात कर रहा है, जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। जब बच्चा कहीं स्वतंत्र रूप से कहीं कर रहा है, कुछ खेल रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो वो सीखता है, या फिर उसके दोस्त वगैरह कुछ मदद कर देते हैं तो वो बेहतर सीख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ क्यों न हो। अब देखिए ये लॉरेंस कोहल वर्ग ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को कहते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत, और अपने सिद्धांत को 3 स्तर पे बांटा है, और उसका 3 स्तर देखिएगा क्या है और किस तरह से है। पूर्व नैतिक अवस्था इसको कह सकते हैं, या परंपरागत अवस्था, पूर्व नैतिक या परंपरागत अवस्था। दूसरा परंपरागत या नैतिक अवस्था, नैतिक अवस्था, और
तीसरा उत्तर नैतिक या उत्तर परंपरागत अवस्था। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि बच्चों में 3 तरह का, पहला अवस्था तो है क्या भाई, शिशु जब जन्म लेता है, ये 4 से 7 वर्ष है, सॉरी ये 4 से 10 वर्ष है, ये 4 से 10 वर्ष है। तो कह रहा है कि बच्चा इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं ना, वो नैतिकता क्या होता है उसको नहीं जानकारी होता है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या सत्य है क्या असत्य है, उसको ज़्यादा पता नहीं होता है। तो इसलिए इसको कहा पूर्व परंपरागत अवस्था या पूर्व नैतिक अवस्था। और दूसरे अवस्था में क्या होता है कि जो कि ये 10 से लेकर 14 वर्ष तक होता है, 10 से लेकर ये 14 वर्ष तक, इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं कि परंपरागत नीतियों को, परंपरा हो, रीति रिवाज हो, नियम कानून समाज का हो, उसको वो सीख लेता है तो वो उसके हिसाब से अपने विचार को, अपने कार्य को गतिविधि करता है, कार्य को गति प्रदान करता है कि भाई हम वैसा काम करें जो नीति के खिलाफ ना हो। लेकिन उत्तर परंपरागत में क्या होता है कि चूंकि अब यहाँ पर उसका तार्किक क्षमता बढ़ जाता है, ये 14 से ऊपर होता है, तो इसकी क्षमता जब बढ़ जाती है तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वो सोचता है कि सबसे पहले क्या है, मानव वैल्यू। मान लिया जाए कि कोई बच्चा गन्ना है, गन्ना चोरी कर लिया और गन्ना वाला उसको पीट के जान से मार देगा, तो ये नैतिकता, चोरी करना गलत है, तो अब ये चोरी करने का जो टाइप है हम वैसा नहीं कह सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं कि उसको जान से मार देना है। तो मतलब क्या है कि उत्तर परंपरागत अवस्था में ये चीज़ें तय हो जाती है कि पहले क्या है कि मानवाधिकार और न्याय सबसे पहले ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हम सामाजिक कानून को मानेंगे, और यदि सामाजिक कानून उसका विरोध भी करता है तो वो नहीं मानेंगे। तो ये तीसरे को, अब देखिए ये तीनों का 2-2 पार्ट है, हम कई वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आया सब में हम बताए हुए हैं, तो ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग ना करेंगे। ये उत्तर परंपरागत अवस्था को भी 2 भाग में बांटता है, पूर्व नैतिक अवस्था को भी 2 भाग में बांटता है, और परंपरागत नैतिक अवस्था को भी 2 भाग में बांटता है। तो इसका तीसरा जो उत्तर परंपरागत है, इसका क्या है, सामाजिक संबंध। 2 भाग क्या है, सामाजिक संबंध, और दूसरा है सार्वभौमिक संबंध, सार्वभौमिक। तो यही सार्वभौमिक संबंध में क्या है कि ये नैतिकता का उच्च स्तर होता है, और मानवाधिकार और न्याय के लिए वो नैतिकता को त्याग भी सकता है, सामाजिक नियम के खिलाफ भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा ही हो सकता है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये प्रगतिशील कक्षा में क्या है कि सबको मिला जुला कर पढ़ाया जाता है, जिसको कहा जाता है सामाजिक प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो गया सामाजिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हार्वर्ड गार्डनर, जैसा कि ये गार्डनर बुद्धि से संबंधित है, बुद्धि से सिद्धांत दिया, बुद्धि का सिद्धांत दिया है इसमें। तो गार्डनर बुद्धि के संबंध में क्या कहता है, बुद्धिमत्ता को परिभाषित व विकसित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, बुद्धिमत्ता को हम परिभाषित भी कर सकते हैं और विकसित भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, हर प्रकार की अलग अलग, यानी जितने भी हर प्रकार में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, यानी बुद्धि से संबंधित क्षमताएं अलग अलग होता है। यानी कोई एरोप्लेन उड़ा रहा है, कोई ट्रेन चला रहा है, कोई मैकेनिक है, कोई इंजीनियर है, उसकी बुद्धि अलग अलग होती है, ये हार्वर्ड गार्डनर मानते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। ये NEP जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इससे बहुत प्रश्न आया है, और आने वाला जो CTET होगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो NEP बनाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट में NEP से संबंधित प्रश्न होगा एक वीडियो में लाएंगे, और आपके पास NEP से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके पास हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे 20 जो है पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, एकदम नहीं। ये क्या है, एकदम ये मातृभाषा और घर की भाषा से बच्चे जैसे भी समझे, क्योंकि बच्चे घर का भाषा में ही समझते हैं। तो बच्चे को अब जब पढ़ाएंगे तो घर की भाषा या मातृभाषा नहीं बताएंगे तो क्या होगा, बच्चे ज़्यादा अच्छे से अधिगम या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, बैठने की व्यवस्था में
लचीलापन तथा अधिगमकर्ता का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? बैठने की व्यवस्था में लचीलापन और समूह में कार्य करना, ये किसकी है? ये शिक्षक केंद्रित कक्षा की है? नहीं। ये व्यवहारवादी कक्षा की है? नहीं। ये पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा है? नहीं। ये क्या है? सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष। सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष जहाँ होगा वही समाज के सभी वर्गों को साथ में बैठाकर लेकर चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? व्यक्तिगत, मानकीकृत व एक समान करेंगे तो व्यक्तिगत कहाँ विभिन्नताओं का ध्यान रखें आप? पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, ये तो बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, ये भी नहीं। संलग्न व संदर्भित, ये क्या होगा इसका आंसर? संलग्न व संदर्भित, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता जिस चीज़ से संलग्न है उस पर ध्यान देंगे, उस बच्चे पर। जिस संदर्भ में वो पिछड़ रहा है उस पर ध्यान देंगे, जिस संदर्भ की जरूरत है उस पर ध्यान देंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए ये डबल रिपीटेड क्वेश्चन हो गया सीडीपी में। एक प्रश्न और भी एनईपी से यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से देखे थे के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण? बिल्कुल नहीं। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना। हम कोई भी है, पुनरुत्पादन मतलब कि फिर से वो उत्पादन करे या याद रखे, कितना याद रखा उसको हम नापेंगे, ये भी नहीं। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड नहीं, क्या करेंगे? बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। हम बच्चों का मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि बच्चे कितना सीखे, बच्चे कहाँ पिछड़ गए, हम किस वजह से बच्चों को नहीं सिखा पाए, तो ये क्या करेगा? सीखने की प्रक्रिया में मदद करेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, समावेशन का क्या अर्थ है? समावेशन मतलब होता है एक तरह से कहे कि सबको मिलाना, सबको मिला जुला कर। तो सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेद के प्रति असहिष्णुता रखना, बिल्कुल नहीं। भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। अब देखिए क्या है कि सभी विद्यार्थियों को जब हम सामाजिक पहचान के रूप में एक साथ निरपेक्ष होकर अपनाएंगे, कोई पक्ष नहीं, निरपेक्ष मतलब कोई पक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये समावेशन ये कहलाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? आपको वो चीज़ नहीं करना है ये चारों में से, यानी आप अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं, हमको समावेशन करना है, मिलाना है, सफलतापूर्वक सम्मिलित करना है। तो हर विद्यार्थी को पहचानने और उसका सम्मान करें, पहचाने और सम्मान करें, ये तो होना चाहिए। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, ये बिल्कुल। प्रभुत्वशाली क्या हुआ कि जिसका दबदबा चल रहा है उसी का बात मानते हुए हम प्राथमिकता देंगे, ये नहीं। तो हमको आंसर मिल गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? डिसलेक्सिया पढ़ना से, डिसलेक्सिया पढ़ना से 10 तो हम बताए हुए हैं, पिछले वीडियो में है, आप उसको देख लीजिएगा। डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ये सब है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने में अक्षमता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? अभ्यास अधिगम और अक्षमता वाले विद्यार्थी, यानी जो विद्यार्थी है जो अभ्यास करने के बाद भी अधिगम नहीं कर पाता, असक्षम है, तो समावेशन करने के लिए क्या सुनिश्चित करना होगा? अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दें, विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, बहुत लंबे और बारंबार दत्तकारी दें, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। अब है जो अभ्यास करना चाहता है बच्चे लेकिन वो असक्षम है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि ऑप्शंस हम क्रिएट करेंगे कि वो कैसे उसके अंदर तक सूचना जाएगा और कई विकल्प प्रदान कर दें जो कि वो समझे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान विद्यार्थी यानी जिसको प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहते हैं क्या है?
जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। कोई भी जानकारी है जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करता है, ये सही है। अब एक ही आंसर तो बताना ही है, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए करना चाहिए? प्रोत्साहित, अनदेखा, दंडित, अवरुद्ध। इससे सस्ता क्या है? ये तीनों क्या है? गलत है। प्रोत्साहित करेंगे, सही अनुमान लगाएगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय किससे बचना चाहिए? यानी आपका निगेटिव खोज रहा है, तो विभिन्न उपसंप्रदायों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, अधिगृहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। आप नकल करने के लिए नहीं कह सकते, इससे आसान कुछ नहीं है आपका गलत खोजना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किस तरह के पाठ्य पुस्तक को लागू करके विद्यार्थियों की विफलताओं को कम किया जा सकता है? मान लिया जाए बच्चे बार बार विफल हो रहे हैं, तो हम कौन सा पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को हम लागू करें जो बच्चे नहीं हो, जो उसके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो। चुनौतीपूर्ण और जटिल कर देंगे तो फिर तो वही कंडीशन हो जाएगा। जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, प्रासंगिक होता तो ये सही होता, लेकिन आपको जरा सा जो है ना शब्दों पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप गलत आंसर कर बैठिएगा। तो अप्रासंगिक नहीं, प्रासंगिक होना चाहिए। जो दिन प्रतिदिन से जुड़े हुए उसके जीवन के कार्य हैं उससे जुड़ा हुआ देंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा बेहतर सीख सकता है। जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो, नहीं ये मूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो, ऐसा कह सकते हैं हम। तो ये क्या है? गलत। इसका आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर 1, यानी जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। अगला प्रश्न है, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? बच्चे अच्छे से सीखे, सार्थक रूप से सीख पाए, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। ये कह दिया तो ये गलत हो गया। जानकारी को अलग अलग, पृथक मतलब अलग करना, खंडों में प्रस्तुत करना, ये भी नहीं। बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, जब हम बच्चों के विचार और अनुभव को जगह देंगे तब बच्चा क्या होगा कि वो सार्थक अधिगम कर पाएगा, सार्थक सीखना उसके लिए हो पाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? फिर निगेटिव खोज रहा है, किससे बचना चाहिए? नए चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, किससे बचना चाहिए? उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। गैर उदाहरण नहीं, गैर उदाहरण बिल्कुल नहीं। पहले एक जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना, क्या होगा? नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। जब आप नए टॉपिक पढ़ाते हैं तो नई जानकारी पढ़ाने से पहले आपको क्या करना होगा? पिछले ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पूछ रहा है आपके लिए निगेटिव, किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए? पहले एक जटिल अवधारणा, उसके लिए जटिल नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि इसका आंसर तब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। पहले एक जटिल अवधारणा को प्रस्तुत नहीं करेंगे, सरल को करेंगे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, विशेष जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थियों का विकास कर रहा है। विलंबित नकल, आत्मकेंद्रियता, अधिसंज्ञान, अति औचित। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, बहुत प्रश्न आपका रिपीटेड हो रहा है एकदम प्रीवियस ईयर। तो ज़रूर भैया बना के जाइएगा, चाहे जहाँ से बनाइए, जैसे भी देखिए, जिस वीडियो को देखिए, जिसका वीडियो देखिए, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर बहुत मदद करेगा आपके पास होने के लिए। और यदि आपके अंदर पास होने का टैलेंट है तो आप अब इस बार रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर बनाकर।
अगला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है। चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है कलन विधि। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है। अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया। नहीं, जो भी भ्रांतियां हैं, जिस चीज़ को की भी उसके अंदर भ्रांतियां हैं, दुविधा है, वो उसके लिए गलत और तर्कहीन सोच नहीं होता है, वो कोई ना कोई अच्छा सोच होता है। उच्च क्रम की भावात्मक और बौद्धिक क्षमताएं उच्च क्रम की भी ये नहीं है। अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। जब हम किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, बच्चे किसी कॉन्सेप्ट के बारे में जब वो कुछ भोली समझ होता है, यानी सहज समझ होता है, भोला सोच होता है उसका, तब वो कॉन्सेप्ट उसका क्या होता है, भ्रांति हो जाता है, यानी दुविधा वाला हो जाता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। गर्व यानी बच्चे गौरवान्वित फील करे, गर्व महसूस करे। जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। ये बिल्कुल गर्व की बात होती है जब आप पढ़ते हैं, जब आप सक्सेस करते हैं और लगता है कि हम अपने मेहनत से इसको पास किए हैं, हम अपने मेहनत से इसको हासिल किए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा गौरव फील होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही गौरव फील होता है, क्योंकि हम हाई स्कूल, झारखंड सरकार के हाई स्कूल टीचर में हैं। और जब मेरा रिजल्ट निकला था ना, तो उस दिन हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। तो खैर, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा, देखिए प्रेरणा दो तरह का होता है, ये आंतरिक प्रेरणा और दूसरा बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा में क्या होता है, जो अंदर की आवाज़ होती है कुछ करने के लिए कि नहीं भाई ये चीज़ हमको ऐसा करना चाहिए। और बाह्य प्रेरणा जो बाहर देखते हैं, मान लिया जाए कि किसी बच्चे को, कोई बच्चा कुछ काम किया और वो टॉप कर गया तो उसको प्राइज मिलता है, तो दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो भी प्रेरित होगा कि हम ऐसा करेंगे तो हम भी पा सकते हैं। तो उसको प्रेरणा कहाँ से मिला, उस प्राइज से मिला, दूसरे से मिला, तो उसको कहते हैं हम लोग बाह्य प्रेरणा। और आंतरिक प्रेरणा क्या होता है कि नहीं ये चीज़ सही है, हमको इस तरह से प्रयास करना चाहिए, इस तरह से कार्य करना चाहिए, तो वो उसका मोटिवेशनल क्या हो गया, आंतरिक हो गया। तो अब देखते हैं इसमें कथन पढ़िएगा चारों में कि कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह प्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए, ये बाहरी हो गया आपका, नहीं शिक्षक का दंड के डर से हम पढ़ेंगे, ये बाहरी। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, यानी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो आपका प्रेरणा क्या है, लोग है। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रवृत्ति, ये भी क्या है, बाहरी है। तो क्या है, ये आंतरिक है कि ये हमारे अंदर की आवाज़ है कि हमको भाई पढ़नी चाहिए, आखिर ये चीज़ कहता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो ये था आज का 6 जनवरी 2022 को पूछे गए बाल विकास के 30 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक जो पहुँच गए हैं और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मीन्स आपको वीडियो पसंद भी आया, आपके लिए वीडियो ज़रूरी भी है, लेकिन आप बिना सब्सक्राइब किए इसलिए जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं खुद। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।